भाई कौन है ना। अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, एक ना EOQ का सवाल रहता था और वो मेरे जहन से निकल गया। मेरा ये था कि आप लोग टेस्ट दे लेंगे तो फिर मैं कराऊंगा, यानी आप अच्छी तरह रिवाइज कर चुके होंगे EOQ, तो फिर कराऊंगा। ये सवाल पास्ट पेपर का है और कोई 8-9 साल पहले आया था। ये वन ऑफ इट्स काइंड है ना, इससे पहले इस तरह का कुछ सवाल आया था ना इसके बाद कुछ जैसा सवाल आया। लेकिन ऐसा होता है पेपर्स में कि अगर कोई बहुत पुराना सवाल हो जो बहुत मुश्किल रहा हो तो एग्जामिनर कभी कभार उससे मिलते जुलते सवाल रिपीट कर देता होता है, तो इस वजह से मैं सवाल ये करवा रहा हूँ। सवाल है ये, जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है उसमें ये 2.3 था अल्फा मोटर्स के नाम से। राइज की बुक में ये देखना जरा, अल्फा मोटर्स राइज की बुक में है क्वेश्चन नंबर 3 पेज 76 पे। और जिनके पास लास्ट टाइम की पैक की बुक है उसमें ये क्लास वर्क 12 था पेज 21 पे। जिनके पास लास्ट टाइम की पैक की बुक है ये वाली, उसमें ये पेज 21 पे क्लास वर्क 12 था। चलें जी, इस सवाल को पढ़ लें, मैं समझाता हूं। ये सवाल आप लोग पढ़ लें, है पढ़ लें, सवाल पढ़ लें, मैं समझाता हूं। हाँ जी, पढ़ लिया। अच्छा, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा वो इस वीडियो को यहीं रोकें और पहले पढ़ लें। इसमें जो लास्ट वाला टेबल है ना, जिसमें डिलीवरी टाइम और प्रोबेबिलिटी लिखे हुए हैं, इसको फिलहाल इग्नोर करके
इससे ऊपर वाला ये डाटा ना ज़रा अच्छे तरीके से अरेंज होना चाहिए था, बहरहाल चले नहीं है तो मैं आपको अरेंज खुद करवा देता हूँ। ये जो लास्ट वाला टेबल है इसको फिलहाल इग्नोर करें। पहले टेबल के अंदर एनुअल डिमांड बताई हुई है, एक यूनिट की कॉस्ट बताई है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर बताई है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट बताई है, फिर उसके अलावा ये कहा है कि 11 दिन लगते हैं लीड टाइम, और ये 15 दिन वाली बात भी फिलहाल इग्नोर कर दें। पार्ट ए क्या है? पार्ट ए है ईओक्यू निकालना। तो ईओक्यू निकालने के लिए एनुअल डिमांड चाहिए, दी हुई है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए, दी हुई है, और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, तो वो भी, तो ईओक्यू निकल आएगा, निकल आया ईओक्यू। फिर इसके अलावा इस सवाल में सबसे एंड पे रिक्वायरमेंट के भी बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है साल में कितने दिन है, 360। ना भी लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट 360 ही लिया करें। पार्ट बी करवाने लगा हूं, पार्ट ए हो जाएगा, पार्ट ए में सिंपल सा ईओक्यू है, पार्ट बी करवाने लगा हूं। एनुअल डिमांड कितनी डाटा में बताई हुई है? 160। तो अगर साल की 162 है तो एक दिन की कितनी होगी? 450। अब पार्ट बी समझिएगा। पार्ट बी का डेटा पता है मुझे, कितने चांसेस हैं कि 11 दिन लगेंगे? प्रोबेबिलिटी है, चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी 68%। 0.68 कर लें, 68% कर लें, एक ही बात है। कितने चांसेस हैं कि 12 लगेंगे? 12। कितने हैं कि 13 लगेंगे? 10%। 14 6%। 15 4%। ये सवाल में दूसरा टेबल दिया हुआ। अगर सर्टेनिटी हो, लीड टाइम भी सर्टेन हो, डिमांड भी सर्टेन हो, तो आरओएल का फार्मूला क्या होता है? आरओएल का फार्मूला, सब कुछ सर्टेन है, सर्टेन पता है, इतने दिन पता है, इतने यूनिट्स, डिमांड इनटू लीड टाइम। और कॉन्सेप्ट क्या है आरओएल का कि इतने दिन, जितने दिन लगने हैं उतने दिन का सामान रह जाएगा तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ताकि जितने दिन ऑर्डर आने में लगे जो स्टोर में पड़ा हुआ है वो इस्तेमाल हो जाए। दोबारा सुनिए, आरओएल का कॉन्सेप्ट क्या है? जितने दिन लगने हैं लीड टाइम, उतने दिन का सामान का इस्तेमाल जब रह जाए तो फिर ऑर्डर प्लेस कर दें। दोबारा, जितने दिन लगने हैं उतने दिन इस्तेमाल होने वाला सामान रह जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दें। ये आरओएल का कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली कितने दिन लगते हैं इस सवाल में? नॉर्मली इस सवाल में कितने दिन लगते हैं? लिखा हुआ है ना 11 दिन लगते, नॉर्मली 11 दिन लगते हैं, लेकिन चांसेस हैं कि 11 से ज्यादा लगेंगे। कितने चांसेस हैं कि 11 दिन लगेंगे? 68%। कितने चांसेस हैं कि 12वां यानी 12 दिन लगेंगे? 12%। कितने चांसेस हैं कि 11 से ज्यादा दिन लग जाएंगे? कैसे देखें, 11 दिन लगेंगे 68% चांसेस है, और 11 से ज्यादा लग जाएंगे, ये भी 11 से ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा है। तो मैंने इन सबको मिला लिया, 32 हो गए। इन सबको मिलाना है मिला लें, नहीं तो 100 में से 68 माइनस कर दें तो बाकी 32 रह गया। क्योंकि प्रोबेबिलिटीज का सम करें तो 1 होता है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो असल में चांसेस होते हैं आउट ऑफ कंप्लीट, कि पूरे 100 में से 68% चांस है कि 11 दिन लगेंगे, तो इनका सम यकीनन 100 ही बन रहा होगा। तो 11 दिन लगेंगे इस बात के चांसेस कितने हैं? 68%। और 11 से ज्यादा लग जाएंगे, कितने चांसेस हैं? 32%। हमने अगर आरओएल इतना रखा 450 इंटू 11, अगर ये हमारा आरओएल हुआ तो हम रिस्क फ्री हैं या चांसेस हैं स्टॉक आउट के? अगर हम सिर्फ 11 दिन का सामान रख के ऑर्डर प्लेस करते हैं, चांसेस है ना, क्योंकि हो सकता है 11 से ज्यादा चले जाए। तो हमने सामान सिर्फ 11 दिन का रखा हुआ है, तो रिस्क है ना स्टॉक आउट का। अगर रिस्क को कवर करना हो तो क्या करें? साथ सेफ्टी स्टॉक रख लें। और अब आरओएल का एक फार्मूला ये भी तो बताया हुआ ना कि एवरेज इंटू एवरेज प्लस
सेफ्टी स्टॉक, तो वो लिख दिया मैंने। यानी अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतना ROL रखते हैं तो हम बहुत रिस्क ले रहे हैं, और अगर रिस्क को कवर करना चाहें तो साथ थोड़ा सा क्या करें, सेफ्टी स्टॉक रख लें। यहां दोबारा कितने चांसेस हैं कि 11 से ज्यादा दिन लग जाएंगे? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम सिर्फ 11 दिन का ROL रखते हैं, 11 दिन के ROL से क्या मुराद है, जब 11 दिन का सामान रह जाए तो ऑर्डर प्लेस करें, और अगर 11 से ज्यादा दिन लग गए तो स्टॉक आउट हो जाएगा। तो अगर हम 11 दिन का स्टॉक रख के ROL कर रहे हैं, अगर हम 11 दिन का स्टॉक रख के ROL कर रहे हैं तो हम कितने % चांस ले रहे हैं कि स्टॉक आउट हो जाएगा? 32%। दोबारा, स्टॉक आउट कब होगा? जब 11 से ऊपर लगेंगे। स्टॉक आउट तब होगा जब 11 से ज्यादा दिन लग जाएंगे। तो अगर हम बस सिर्फ 11 दिन का स्टॉक रख के ROL कह रहे हैं उसको, तो हम कितने % चांस ले रहे हैं स्टॉक आउट का? 32%। ये 32% वाली बात समझ आनी ही चाहिए। 11 दिन से ज्यादा लगेंगे तो स्टॉक आउट होगा ना, तो कितने चांस, चाहे 12 लगे, चाहे 13 लगे, चाहे 14 लगे, चाहे 15 लगे, स्टॉक आउट हो जाएगा। तो कितने चांसेस हैं कि 11 से ऊपर लगेंगे? 32%। यानी कितना चांस है कि स्टॉक आउट हो जाएगा? 32%। तो अगर हम 11 दिन का स्टॉक रखते हैं तो 32% रिस्क ले रहे हैं स्टॉक आउट का। अगर हम इस रिस्क को कम करना चाहें तो और दिनों का सामान अपने पास रख लें। वो जो और दिनों का सामान अपने पास रखेंगे वो हमारा सेफ्टी स्टॉक होगा ना, क्योंकि नॉर्मली तो 11 दिन ही लगते हैं, तो वो जो मजीद सामान रख रहे होंगे वो फिर हम सेफ्टी स्टॉक रख रहे होंगे। अगर हम 100% सिक्योर होना चाहें, यानी स्टॉक आउट का 0% चांस रखना चाहें, तो हमें कितने दिन का सामान रखना चाहिए? 15, क्योंकि 15 से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो 15 दिन का सामान में इस तरह कह सकता हूं कि दिस प्लस 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि 11 का तो हम रखते ही हैं। अगर प्लस 450 इंटू 4 दिन कर लें तो हमने कितने दिन का सामान रख लिया? 15 दिन का। अब कितने % चांसेस हैं स्टॉक आउट के? 0। अच्छा, अगर हम चलो थोड़ा सा 4% चांस लेने को तैयार हो जाए, 4% ओपन छोड़ देते हैं हम। अगर हम 4% चांस लेना चाहें स्टॉक आउट का, तो हम इसका रिस्क ले लेते हैं, यहां तक कवर कर लेते हैं। यानी कितने दिन का सामान रख लें? नहीं, कितने दिन का सामान रख लें? 14। 11 का पहले रखते होते हैं, सेफ्टी स्टॉक कितने का रख लें? 3 का। अगर हम ये पोजीशन ले रहे हैं तो चांस ऑफ स्टॉक आउट कितना है? 0। अगर हम ये पोजीशन ले रहे हैं तो 4%। अगर हम स्टॉक आउट का चांस और बढ़ाना चाहें, अगर हम 13 दिन का सामान रख लें बस, तो स्टिल हम कितना चांस लेना स्टॉक आउट का? 10%। तो अगर हम 13 दिन का सामान रख रहे हैं, यानी 11 दिन तो वैसे प्लस 2 दिन का, और तो हम कितना चांस ले रहे हैं? 10%। थोड़ा सा और खेलते हैं, रिस्क लेते हैं, सिर्फ 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं। यानी 11 का तो वैसे भी रखना था, साथ एक और 12। अब हम कितने एक्सपोज्ड हो गए? 20%। ये पूछा हुआ सवाल, सब सवाल की रिक्वायरमेंट पे गौर करें। किस पोजीशन में? नहीं मांगेगा ऐसा। हम बीच की प्रोबेबिलिटी बीच में, यानी आप अगर ये 11, 12, 16 बीच में दिन मिस होते, या वैसे ये पूरी करके 10, 20 ना बन रही होती, नहीं होता इस तरह नहीं होता, क्योंकि हम एक दिन में मल्टीपल में चल सकते हैं ना। हम 15-20 मिनट में तो नहीं चल सकते, आधे दिन में तो नहीं चल सकते ना, हम एक दिन के मल्टीपल में चल सकते हैं। तो एक दिन का मल्टीपल, इनको सम करते जाएंगे तो वही पूछेगा, उसके अलावा नहीं पूछ सकता।
वही कह रहा हूँ ना कि दिन का एक एक दिन का मल्टीपल ही हम ले सकते हैं ना, मैक्सिमम से ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो जब हम एक एक दिन और बढ़ा रहे होंगे तो वो जो उनके सामने चांसेस लिखे हुए हैं उन्हीं पे ही रह सकते हैं, तो वो यकीनन 4, 10, 20, 32 इसके अलावा नहीं पूछ सकता। इसके अलावा हम कैसे निकाल सकते हैं? जब वो चांसेस जो दे रहा है फिर वही पूछेगा ना चांसेस। समझ आया सवाल? इसकी अगर आप सोल्यूशन भी देखना चाहें तो देख लें। आरओएल पूछा हुआ है, ये आरओएल है। सेफ्टी स्टॉक पूछा हुआ है, ये सेफ्टी स्टॉक, यानी सेफ्टी स्टॉक में साथ ये भी जोड़ देंगे तो आरओएल बन जाएगा। ये पूछा हुआ है सवाल। और इसी तरह का एक मिलता जुलता सवाल और भी राइस की बुक में बना हुआ है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना, इनमें देखना और है, इसी तो मिलता जुलता एक सवाल बनाया हुआ है। जो अपने क्वेश्चन उन्होंने बनाए हुए ना पास्ट पेपर से पहले पहले, उनमें कहीं है इस तरह का सवाल। तो पास्ट पेपर के है ना, ये उसके सवाल है सर। किसके? पास्ट पेपर के नहीं। पास्ट पेपर के है ना, ये पास्ट पेपर है। वो स्प्रिंग 18 यहाँ कहीं है। पास्ट पेपर को 2-2 3-3 करके बनाए हैं ये नहीं, ये पेज 53 क्वेश्चन 20। ये ना राइस की बुक में पेज क्या, पेज 53 पे क्वेश्चन 20, ये इस तरह का सवाल और बनाया हुआ है, तो ये भी फिर आप हस्बे तौफीक खुद ही कर लीजिएगा। चलें, बस ये समझाना था। वापस आते हैं प्रोसेस पे। प्रोसेस का कल मैंने एक सवाल दिया था, वेटेड एवरेज से करना था। ये सब है ना फ्रेम में? बताइएगा कंप्लीटेड कितने? हाँ जी, कितने? 8000। ये तो कंप्लीट है हर लिहाज से, तो यहाँ भी 8000 और यहाँ भी 8000। क्लोजिंग 1000। पक्की बात है, आउटपुट 8000 ही है। 8000 ही है ना आउटपुट? ठीक। और ये मटेरियल के एतबार से कितने हैं? 80% और कन्वर्जन के एतबार से 75%। तो यहाँ 800 और यहाँ 750, तो ये बन गया 8800 और ये बन गया 8750। फिर उसके बाद था कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल का कॉलम और कन्वर्जन का कॉलम। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये कॉस्ट दी हुई थी कितनी? 70,000 और 1 लाख।
फिर करंट पीरियड कितनी 4.5 लाख और 7.5 लाख, ये बन गया 520 और 850, और इनके डिनोमिनेटर में आएंगे 8800 और 8750, तो पर यूनिट कॉस्ट बन जाएगी 59.09 97.1। जी, अगर किया है सवाल तो उम्मीद है कि सही चल रहा है अब तक। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 8000 इंटू 59.09 प्लस 97.14, 1249840, और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल और कन्वर्जन। मटेरियल में क्या लिखूं, 800 इंटू 59.09 और 750 इंटू 97.14, कितना 47272 72855। वन नहीं 1 2, ये होमवर्क था। हाँ जी, ठीक है सबका। अच्छा, यहाँ से ना एक साइंस समझिए, और अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग में ख़ास तौर पे पर यूनिट कॉस्ट निकालने में आगे आपको आसानियाँ होंगी। कोशिश करने लगा हूँ, थोड़ी गहरी बात है लेकिन समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ आ गया तो आइंदा आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालने में आसानी होगी। कॉलेज वालों ने कॉस्ट के स्टूडेंट्स थे लेट्स से 200, कॉलेज वालों ने इन कॉस्ट के 200 स्टूडेंट्स के लिए कोई पार्टी अरेंज की, खाबा शाबा उन्होंने रखा। अब आप लोग कैमरे के पार हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी मिसालें दो। तो कॉलेज ने कॉस्ट के 200 स्टूडेंट्स के लिए पार्टी अरेंज की, फुल खाना है उसमें। अब बाद में अगर कॉलेज वाले ये कैलकुलेट करना चाहें कि हमें पर स्टूडेंट कितनी कॉस्ट पड़ी इस पार्टी की, हमें पर स्टूडेंट इस पार्टी की कितनी कॉस्ट पड़ी, तो जितना खर्चा आया टोटल डिवाइडेड बाय पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स। क्यों? लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट्स तो वही है ना सारे, यानी खर्चा डिवाइडेड बाय कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स, ये फेयर कैलकुलेशन है। तो डिवाइडेड बाय कौन? वही 200।
जिन पे खर्चा आया है उन्हीं को डिनोमिनेटर में होना चाहिए ना, ये बात समझिएगा। हम जब भी कोई खर्चा पर यूनिट निकालने लगते हैं तो जो खर्चा है वो न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर में कौन से यूनिट्स आने चाहिए? जिन पे ये खर्चा आया, तो फेयर पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन। यहां से मैं अपनी बात को साबित करता हूं। ये जो 70,000 है, 70,000, हाँ एक नंबर और बना दूं। ओपनिंग कितना था? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट्स है? 1500। 1500 ओपनिंग थे, ये मुकम्मल हो गए होंगे। और इनपुट कितना था? 9,000। नहीं यार, तो फिर ये सही नहीं है ना 8,000। इसीलिए तो कहा था पक्की बात है 8,000। ये 8 कैसे आ गया? ओपनिंग 1500, इनपुट आए 9,000, क्लोजिंग कितना बच गया? 1,000। $9,500 है आउटपुट। अब ये सारी फिगर्स चेंज कराओ। परेशान नहीं होना, भी घबराना नहीं आप लोगों ने, वो फिगर गलत हो गई थी टीए से। ये कितना है अब? 9,500। ये हो गया 10,300। ये हो गया 10,250। डेटा फिर देख लो, ऐसा ही है। 1500 ओपनिंग था, 1500 ओपनिंग था। इनपुट कितना था? 9,000। 9,000 ही था। क्लोजिंग 1,000, तो 95 हो गया ना आउटपुट। अच्छा जी, यहाँ पर 10,300। अच्छा, ये जो बाकी जो कैमरे के पार लोग बैठे होते हैं ना, और इस तरह की जब गलती, ये कल परसों भी इस तरह की गलती हुई थी, तो अब आप कहें यार क्या, यार क्या। तो ये जो टीए होते हैं ना, ये भी आप ही की तरह स्टूडेंट जवान होते हैं। तो ये बेचारा मेरे साथ रोज़ 4 साढ़े 4 घंटे की क्लासें ले रहा होता है, FR 2 भी, ये भी। तो गलतियां हो सकती हैं। तो बजाय इसके कि आप कैमरे के पार बैठ के कुड़ते रहें और कोई फजूल फजूल बातें करें, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई मसला नहीं। हो गई गलती, चल मैं माजरा चाहता हूँ, मुझसे गलती होगी। तो इसलिए आप ये डाटा जो मैंने पहले लिखा था, अगर किसी ने नोट कर लिया था तो वो नहीं चाहिए, ये सही है। 10,300, 10,250 पर यूनिट कॉस्ट क्या बन गई? 50 82, ज़्यादा नहीं हो गया? अच्छा ठीक है, ठीक है। 82.93। $50.49 प्लस 82.93, 50.49 इंटू 9,500 और 82.93। ऊपर का आंसर क्या होगा? 126,490। और इधर
3 9 is it 621 97.5 98 112 102 590 ले ये डाटा है जी ये आंसर है। अच्छा कल कौन सा अपलोडेड लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया हुआ है अब तक 24 25 और 6 यार याद करवाना जब मैं ये अपलोड करूँगा मैं ग्रुप में बता दूंगा कि शुरू में सॉल्यूशन जो बताया वो गलती हो गई है तो रोने ना लग जाना। ग्रुप में मैसेज कर दूंगा ना मैं कि मैंने लेक्चर 26 के शुरू में एक सॉल्यूशन बताया तो वो फिर गलती हो गई थी तो 5 मिनट सब्र कर लेना सही वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। ग्रुप में लिख दूंगा मैं ये मैं कल रात को अपलोड करूँगा। हाँ कल रात को अपलोड करूँगा। अच्छा मैं बताने ये लगा था कि अगर हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, मिसाल दोबारा दे देता हूं कि अगर कॉलेज ने कॉस्ट के 200 स्टूडेंट्स की पार्टी कराई है, उनको दावत कराई है, तो जो खाने का खर्चा है अगर वो पर स्टूडेंट जानना चाहें कि पर स्टूडेंट कितना कॉस्ट किया तो डिवाइडेड बाय पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं, डिवाइडेड बाय वही 200, क्योंकि जिन पे खर्चा हुआ है उन्हीं से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट निकलेगा। तो हम जब भी कोई चीज पर यूनिट निकालना चाहेंगे तो खर्चा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय वो यूनिट्स जिन पे वो खर्चा हुआ। अब यहां इस बात को समझते हैं। 1500 ओपनिंग थे, 9000 मजीद आए, ये 1500 तो बने ही बने, इन 9 में से 7500 सॉरी 8000 बन गए और बाकी जो 1000 थे वो क्लोजिंग रह गए। तो इस तरह से 9500 का आउटपुट हुआ। ये इसका कुछ इस तरह का ब्रेकअप है कि ओपनिंग में 1500 पड़े हुए थे, 9000 इनपुट डले। अब इस 10,500 में से ये वाले बन गए और इनमें से 1000 बचे हुए, बाकी 8 बन गए, यानी टोटल 9500 आउटपुट हो गया। टोटल 9500 आउटपुट हो गया। ये जो 70,000 खर्च हुआ है, 70,000, ये किन यूनिट्स पे होने वाला खर्चा है? कितने? 1500। ये जो 70,000 है ये उन 1500 यूनिट्स, कौन से 1500 यूनिट्स जो पिछले साल पिछले महीने क्लोजिंग थे और अब ओपनिंग है, ये उन 1500 यूनिट्स पे मटेरियल का खर्चा हुआ था। ये जो 70,000 है ये 1500 यूनिट्स पे खर्च हुआ था। क्या इन 1500 यूनिट्स पे ये मुकम्मल खर्च हो चुका था या इन पे भी मजीद खर्चा होना था? क्या ये 70,000 मटेरियल कंप्लीट था या अभी इसमें मजीद खर्चा होना था? ये 70% कंप्लीट था। तो इन 1500 यूनिट्स पे और मटेरियल कॉस्ट लगनी थी ना, वो कब लगी होगी? वो इस महीने लगी होगी। तो इन 1500 यूनिट्स पे मजीद 30% इसमें आ रहा होगा। ये बात दोबारा देखें, 1500 यूनिट्स पे जितना मटेरियल खर्च होना था पिछले महीने उसमें से 70% हो चुका हुआ था, यानी 70,000। इस महीने लेट्स से 30,000 और होना था ना, वो 30 इसके अंदर आ रहा होगा। तो इन 1500 पे लगा हुआ मटेरियल कुछ इसमें है, बाकी इसमें है। फिर ये जो 4.5 लाख रुपए खर्च हुआ, अब मैं बात करने लगा हूं इन 8000 की। 8000 क्या है? जो करंट पीरियड में आए और बन के चले गए। तो इन 8000 के ऊपर मटेरियल पूरा लग गया या और लगना है अभी? वो इसमें है या इसमें है? 450 में।
तो 8,000 पे लगा हुआ पूरा का पूरा मटेरियल इसमें शामिल है। बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। ये जो 1000 क्लोजिंग बच गए, इन पे भी कोई मटेरियल कॉस्ट लगी है या इन पे नहीं लगी? एटी 80% लगी है ना। तो वो कहाँ है खर्चा? 70 में है कि 4.5 में है? 4.5 में है। तो ये जो 4.5 लाख खर्चा है, इसमें 1000 यूनिट्स पे लगा हुआ भी कितना? 80%। अब इस 4.5 लाख का ब्रेकअप देखें। ये 4.5 लाख, इसमें कुछ खर्चा इन 1500 पे भी लगा हुआ शामिल है, इसमें इन 8000 पे भी लगा हुआ खर्चा शामिल है, और इनमें इन 1000 पे लगा हुआ खर्चा भी शामिल है। ऐसे ही है। और वो 70,000 जो है ऊपर वाला, वो किन पे लगा हुआ खर्चा है? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, जो कि ऐड करने के बाद बन गया, अब ये देखें, ये न्यूमरेटर है। तो अभी एक साइंस बताई थी, न्यूमरेटर को डिवाइड कितने यूनिट से करना है? जिन पे ये खर्चा लगा हुआ है। इस 5-20 में ये 70 और 4.5 दोनों शामिल हैं ना। यानी जब दोनों ऐड हो गए तो 1500 यूनिट्स पे लगा हुआ पूरा खर्चा इस 5-20 में आ गया या नहीं? कैसे? तो इस 5-20 में पूरा का पूरा खर्चा शामिल है 1500 पर, पूरा का पूरा खर्चा शामिल है, तो 1500 और 8000 95, ये हो गया 95। इसमें 1000 पे लगा हुआ कितना खर्चा शामिल है? 80%। तो उसको डिनोमिनेटर में 1000 यूनिट्स की बजाय 1000 के 80% से कर देना चाहिए, ये 800। तो ये बन गया 10,300, इसलिए हम इसको 10,300 से डिवाइड कर रहे थे। समझ आया? मजे की बात है कि नहीं? खर्चा जिन यूनिट्स पे हुआ है उन्हीं से डिवाइड करना है। 5-20 के अंदर ये 70 भी शामिल है, और इस 1500 पे जो मजीद 30,000 खर्चा हुआ था, 30 में ऐसे ही कह रहा हूं, अंदाजन 30 हुआ होगा, वो 4.5 लाख में शामिल है। तो जब 70 और 4.5 को ऐड कर लिया तो इस 5-20 के अंदर इस पे लग चुका पूरा खर्चा भी शामिल हो गया, इन 8,000 पे लग चुका भी पूरा खर्चा शामिल हो गया। तो हमने इसलिए 9500 ये लिख लिया, ये, और इसके अंदर इन 1000 यूनिट्स पे 80% लगा हुआ खर्चा शामिल है। तो जब 1000 यूनिट्स पे खर्चा आया ही 80% है, तो उसको डिनोमिनेटर में पूरे 1000 की बजाय 1000 के 80% से करेंगे, 800, ये 800। इसलिए 5-20 को किससे डिवाइड कर दिया? 10,300 से। यहां देखते हैं, ये 1 लाख रुपए क्या है? 1500 यूनिट्स पे लग चुका कन्वर्जन, जो पिछले महीने लग चुका था, कितना लग चुका था? 60%। बाकी 40% इस महीने लगा होगा, वो इसमें आ रहा होगा। आठ 8,000 जो आए और बन के चले भी गए, इन पे कन्वर्जन पूरी हो चुकी है और होनी है? पूरी हो चुकी। और जो 1000 क्लोजिंग रह गए, इन पे लगने वाला कन्वर्जन वो भी इसमें शामिल है। इन पे कितनी कन्वर्जन लगी हुई है? 75%। तो जब ये 8.5 लाख कर लिया तो इसमें ये दोनों ऐड हो गए। 1500 पे लगा हुआ खर्चा कुछ और बाकी कुछ, जब ऐड हो गए तो इसके अंदर 1500 पे लगा हुआ पूरी कन्वर्जन शामिल हो गई। ये बात दोबारा देखें, 8.5 लाख में लाख और 7.5 ऐड हो गए ना, तो लाख रुपए 1500 पे खर्च हुए और बाकी मजीद कुछ लाख 1.25 लाख और खर्च हुए। तो जब इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये 1500 पे लगने वाला टोटल खर्चा हो गया, 8,000 पे लगने वाला 9500, ये 9500, और इन 1000 पे 75% खर्चा लगा हुआ है। तो डिनोमिनेटर में भी 1000 के 75% यूनिट आने चाहिए, 750। तो इसलिए 10,250 से डिवाइड किया। यही बात कल वाले सवाल पे भी लगा के देख लें। कल वाला डाटा बताएं जरा। कल वाले डाटा में
ओपनिंग के सामने क्या लिखा हुआ था? 40,000 और 70,000। करंट पीरियड क्या था? 2,40 और 3,60। ये बन गया था 2,80 और ये बन गया था 4,30। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने थे? 2,000। मटेरियल के एतबार से कितने परसेंट कंप्लीट थे? 100%। तो इन पे लग चुका सारा मटेरियल ये 40 था। फिर नए कितने यूनिट्स इनपुट हुए थे? इनपुट कितने थे? 20। क्लोजिंग कितना बच गया था? 3। तो इसमें से 17 पार हो गए। तो इन 17 पे ये पूरा मटेरियल लगा हुआ है, और जो 3 क्लोजिंग रह गए उन पे कितना मटेरियल लगा हुआ था? उन पे भी पूरा 100 लगा हुआ था। तो इस 280 को किससे डिवाइड कर लो? सबसे ना, क्योंकि सब पे लगा हुआ पूरा खर्चा है ये। 20 और 2 22। किससे डिवाइड किया था कल? 22 से। इसी तरह ये भी करके देख लें। इस साइंस को हजम करें जरा, मैं चाय पी लूं। अच्छा, इसी तरह ये जो 2,000 थे, इन पे कन्वर्जन का पिछले महीने कितना खर्चा आया हुआ था पिछले सवाल में? तो 60% ना, और बाकी 40% इसमें होगा। 17,000 पे पूरा का पूरा, और 3,000 पे कितना खर्चा आया हुआ था कन्वर्जन पे? क्लोजिंग कितने परसेंट कंप्लीट था? 70% था शायद। 70 था। तो अब इस 2,000 पे 60% खर्चा ये है, 40 ही है, यानी इनको ऐड करने से पूरे के पूरे 2,000 का खर्चा आ गया, 17,000 का खर्चा आ गया, 19,000। ये 19 हो गया, और 3,000 का 70%, 1900 और 2100। तो किससे डिवाइड किया था? 21 से 100 से डिवाइड किया था। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो न्यूमरेटर है वो उन यूनिट्स से डिवाइड होगा जिन पे ये खर्चा आया है। पूरा पूरा खर्चा आया तो देखें पूरा पूरा 9500 ले लिया, थोड़ा खर्चा आया तो डिनोमिनेटर में 1000 की जगह 800 ले लिया। ये कॉन्सेप्ट को बात समझ आई? अच्छा, अब इन्हीं दोनों सवालों से, एक जो कल किया था और एक ये जो होमवर्क है, FIFO सिखाता हूं आपको। अब आते हैं FIFO पे। कल वेटेड एवरेज की हेडिंग दी थी, उसमें फिर ये 2 सवाल किए थे। अब आते हैं FIFO पे। अब FIFO की हेडिंग दे लेते हैं। क्या लिखा था मैंने, क्या हेडिंग दी थी, क्या नंबरिंग की थी? ठीक है, तो नंबर 2 हेडिंग कर लेते हैं। नंबर 2 हेडिंग कर लेते हैं FIFO मेथड। FIFO मेथड, अच्छा FIFO मेथड। हाँ, वेटेड एवरेज में एक चीज़ याद आई, हो सकता आप में से कोई मुझे बाद में पूछता, मैं अभी पहले ही बता देता हूँ। वेटेड एवरेज मेथड में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, हो सकता है जब आपको बताऊं आपके दिल में भी ये कंफ्यूजन आ रही हो। ये लाख रुपए और ये 70,000 कब खर्च हुआ था? कब एक्सपेंस हुआ था, कब खर्च हुआ था, सॉरी, पिछले महीने। तो जब ये पिछले महीने एक्सपेंस हो गया था
हम इस महीने इसको फिर से ऐड क्यों कर रहे हैं? सवाल दोहरा रहा हूं, ये जो वेटेड एवरेज मेथड पढ़ा, इसमें हमने ओपनिंग को ऐड किया ना। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे ये जो खर्चा आया है, ये पिछले महीने खर्चा आया था, तो पिछले महीने आ गया था खर्चा, इसको इस दफा के खर्चे में फिर दोबारा क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि वेटेड एवरेज में ऐसा ही होता है। आप अगर इंट्रो में जो इन्वेंट्री पड़ी थी उसमें अगर आप देखें तो हम लोग जो वेटेड एवरेज रेट निकाल रहे होते हैं, ओपनिंग की अमाउंट प्लस परचेजेस की अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स और परचेजेस के यूनिट्स, तो एक वेटेड एवरेज रेट निकाल रहे होते हैं ना। उस रेट से आगे फिर हम लोग इशू और क्लोजिंग की कॉस्ट निकालते हैं। तो उस फार्मूले के अंदर ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लिख लेने का मतलब है कि हमने उसको फिर से परचेजेस मान लिया? नहीं, वो तो बस वेटेड एवरेज रेट निकल रहा है। दोबारा सुने, इंट्रो IS2, वेटेड एवरेज रेट निकालने का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट प्लस परचेजेस की अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स प्लस परचेजेस के यूनिट्स। ये सिर्फ एक फार्मूला है, इससे एक रेट निकल रहा है। उस रेट से इस महीने के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है हमने। इस फार्मूले के अंदर ओपनिंग प्लस परचेजेस, इसका यह मतलब है कि हमने ओपनिंग को फिर इस साल परचेजेस मान लिया? नहीं, ये सिर्फ एक फार्मूले में कैलकुलेशन हो रही है, सिर्फ उस फार्मूले की हद तक उसको परचेजेस के साथ ऐड किया जा रहा है। परचेजेस के साथ फार्मूले के अंदर लिखते हुए ऐड करने का यह मतलब नहीं है कि हमने ओपनिंग स्टॉक को फिर से परचेजेस मान लिया। तो ऐसे ही ये सिर्फ फार्मूला लग रहा है, सिर्फ यहां पर यूनिट कॉस्ट निकाली जा रही है, तो फिर से मजीद ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ फार्मूले के अंदर ओपनिंग के साथ नए खर्चे को मिला रहे हैं और डिनोमिनेटर में टोटल यूनिट्स लिख रहे हैं ताकि एक एवरेज रेट निकल आए और फिर उस एवरेज रेट का इस्तेमाल करके ये कर लिए। तो ये सिर्फ एवरेज रेट की कैलकुलेशन के लिए ऐसा किया था, इन खर्चों को दोबारा से खर्चा नहीं मान लिया था। चलें, अब भी अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना अलग से। कहां था मैं, क्या बात कर रहा था? हाँ, FIFO। तो FIFO मेथड में वेटेड एवरेज से फर्क क्या पड़ेगा, वही IS2 वाली बात लगा लेते हैं। वेटेड एवरेज के अंदर एक रेट निकलता था और वही पूरा का पूरा क्लोजिंग पे लग जाता था, IS2 इंट्रो। दोबारा, हम लोग वेटेड एवरेज का एक रेट निकालते थे कॉस्ट पर यूनिट और वही अप्लाई हो जाता था क्लोजिंग स्टॉक पे। लेकिन FIFO में क्या करते थे कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2-4 लाइनों में निकलती थी, कुछ यूनिट्स पे पुराना रेट, कुछ यूनिट्स पे नया रेट। ऐसे ही IS2 में करते थे ना। वेटेड एवरेज में सिंगल रेट निकाल के सारे क्लोजिंग स्टॉक पे वही रेट लगाते थे, लेकिन अगर FIFO मेथड हो तो कुछ यूनिट्स पे कोई और रेट जो पुराने थे, कुछ यूनिट्स पे कोई और रेट, और अलग अलग मल्टीप्लाई होता था और फिर उन सबको ऐड करते थे तो फिर क्लोजिंग स्टॉक बनती थी। तो यहां पर भी हमें FIFO में सिंगल रेट के साथ कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें ओपनिंग जो पुराने पड़े थे उनका हिसाब अलग रखना है और जो नए आए उनका हिसाब अलग रखना है। जो पहले से थे उनका हिसाब अलग रखना है और जो नए आए उनका हिसाब अलग रखना है। यानी जो हम बनाया करेंगे अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, दोनों में, ये दोनों को मैं इकट्ठा इसलिए लिखता हूं क्योंकि कल एक रटे वाली बात बताई थी आपको कि जो जो लाइनें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में लिखी हैं वही वही लाइनें स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में भी आ जाएंगी, इसलिए मैं दोनों को साथ ही बता रहा हूं। तो FIFO में क्या होगा कि अब हम जो पहले वेटेड एवरेज में एक लाइन लिखते थे कंप्लीटेड यूनिट्स, ये एक लाइन लिखी है कंप्लीटेड यूनिट्स, एक लाइन लिखी है कंप्लीटेड यूनिट्स, अब इसको हमें दो में तोड़ना पड़ेगा। वो कौन से जो पहले से चल के आ रहे थे कंप्लीट हुए, और वो कौन से जो नए आए और कंप्लीट हो गए। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे कि कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन को स्प्लिट कर देंगे, कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन को स्प्लिट कर देंगे इनटू दो चीजें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड।
क्या मतलब लगता है स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड का? जो इसी महीने एंड हुए और इसी महीने में उनसे पूरे होके बाहर निकल गए, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर गए। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में जो हम कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन लिखा करते थे, अब वो दो लाइनों में टूट के लिखेंगे। ओपनिंग की लाइन अलग लिखेंगे और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड की लाइन अलग लिखेंगे। कैसे करेंगे अभी ये आपको सवाल हल करके देता हूं। अभी अंग्रेजी लिख लें, फिर सवाल सॉल्व करके देता हूं। अच्छा, मैं बोर्ड पे इतना रश इसलिए मचाया हुआ है क्योंकि मुझे चीजें वरना दोबारा लिखनी पड़ेंगी। मैंने इसी सवाल को अभी सॉल्व करके दिखाना है ना, तो बस अभी से काम चला लें। मैं अपनी जगह बचा रहा हूं बस। तो FIFO मेथड की हेडिंग देखें, ये अंग्रेजी लिख लें। उसी पैटर्न पे लिखवा रहा हूं जैसे कल वेटेड एवरेज लिखवाया था। इन दोनों के लिए अंग्रेजी की लाइन लिखवाई थी और कॉस्ट पर यूनिट के लिए कुछ लाइनें लिखवाई थी। तो मैं उसी पैटर्न पे FIFO के नोट्स बनवा रहा हूं आपको। उसके बाद फिर सवाल सॉल्व करके समझाऊंगा ना, तो बेहतरी हो जाएगी। तो पहले ये लिख लें, ये कि अब इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर जो एक लाइन कंप्लीटेड यूनिट्स की होती थी उसकी जगह दो टुकड़े हो जाएंगे, ओपनिंग की अलग और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड की अलग। ये आपके लेक्चर नोट्स बनवा रहा हूं, ये लिख लिया। अब इसके नीचे लिखें, ये इधर जगह है मेरे पास, कॉस्ट पर यूनिट में क्या करेंगे। FIFO है, क्लोजिंग किस में से बचा होगा, नए में से या ओपनिंग में से भी? FIFO है, नए में से बचा होगा। तो इस क्लोजिंग के ऊपर पर यूनिट कॉस्ट किसकी लगनी चाहिए, जो इस महीने में खर्चे हुए या ओपनिंग भी साथ मिला के? जो इस महीने में खर्चे हुए। तो पर यूनिट कॉस्ट के न्यूमरेटर में सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट आएगी। बस सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट आएगी। पहले हम क्या कर रहे थे, ओपनिंग भी साथ ऐड कर रहे थे ना, अब सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट आएगी। तो FIFO मेथड में क्या होगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में हम जो कंप्लीटेड की एक लाइन लिखते थे उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। और कॉस्ट पर यूनिट में क्या फर्क पड़ेगा कि न्यूमरेटर में ओपनिंग की लाइन नहीं होगी, बस सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट आएगी। ये और ये मैंने FIFO के आपको लेक्चर नोट्स बनवा दिए। अब आप लिखें कि जो कल एक सवाल किया था और जो होमवर्क दिया था, इन्हीं को हम FIFO से करते हैं। तो पहले सामने बोर्ड पे हुआ है होमवर्क वाला, तो पहले ये कर देता हूं। उन सवालों को कोई रेफरेंस दे दें, कोई नंबर 1 2 3 कुछ कर दें, कुछ ऐसी पहचान बना दें। ये ना हो कि क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ना कर देना, वो तो आप ढूंढते रहेंगे कि कौन सी बुक का क्वेश्चन 1 2 है। कोई एग्जाम्पल 1 2 कह दें, या कम से कम ये लिख दें कि जो पिछले पेज पे कोई इसका IP एड्रेस लिख दें, यहाँ साथ कोई ऐसी पहचान लिख दें। मैं क्या करने लगा हूं, मैं अभी ये करने लगा हूं कि जो होमवर्क वाला सवाल था जो मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया भी हुआ है, अब मैं इसको FIFO से सॉल्व करने लगा हूं। तो आप सवाल लिखें, पूरा लिखने की बजाय कहें कि वही जो पिछले पेज पे एग्जाम्पल 2 था, नाउ इट इज सॉल्व यूजिंग FIFO मेथड। ऐसे लिख, ठीक है, जो मर्जी लिख लें, उर्दू में लिख लें, पंजाबी में लिख लें, पश्तो में लिख लें, बस आपको समझ आनी चाहिए आप क्या कर रहे हैं। जो सवाल मैंने होमवर्क दिया था, अब मैं वो आपको FIFO से सॉल्व करके दे रहा हूं। अब आपने उसके लिए क्या पहचान लिखनी है वो आपकी मर्जी है। जी, होमवर्क जो दिया था वो करने लगा हूं।
चलें करता हूँ सॉल्व। ये ज़रा फालतू चीज़ें मिटा दूँ। अच्छा इधर देखें, अब मैंने ओपनिंग की लाइन नहीं लिखनी, कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग में सिर्फ ये लिखना है ना। अब जब ये 4.5 लाख लिख रहा हूं सिर्फ, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए जिन पे ये खर्च हुआ है। इन 1500 पे कितना खर्च हुआ है ये? सिर्फ 30%। तो इसके डिनोमिनेटर में 1500 का 30% आना चाहिए। इन 8000 पे कितना खर्च हुआ है ये पूरा? इन 1000 पे कितना खर्च हुआ है ये? 80%। तो अब मैं ईपी चेंज करता हूं। ईपी में ओपनिंग की लाइन आएगी 1500। ईपी क्यों बना रहे हैं? क्या निकलता है इससे हमारे? डिनोमिनेटर कॉस्ट पर यूनिट का। यहां लिखेंगे उसको। न्यूमिनेटर क्या है? सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट, यानी जितना खर्चा इस महीने में हुआ। तो जब न्यूमिनेटर में सिर्फ इस महीने में होने वाला खर्चा लिखा है, तो डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स होने चाहिए जिन पे इस महीने में खर्चा हुआ। दोबारा, जब न्यूमिनेटर में हम सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट लिख रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में वो और उतने यूनिट्स आने चाहिए जिन पे जितना काम इस महीने में हुआ। 1500 यूनिट्स पे पिछले महीने कुछ काम हो चुका हुआ था, इस महीने में और कितना हुआ? मटेरियल के एतबार से 30% और काम हुआ, और कन्वर्जन के एतबार से 40% और काम हुआ। ये 30 और 40 कैसे पता चला? उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन देख लें जो गिवन है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 1500 यूनिट्स, क्या कहा हुआ है? 70% कंप्लीट थे, 30% इस महीने और हुआ होगा, ये वो 30%। कन्वर्जन 60% कंप्लीट थे, तो 40 इस महीने और हुआ होगा, ये वो 40। क्यों? जब न्यूमिनेटर करंट मंथ की कॉस्ट है, तो डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स उतना पोर्शन आना चाहिए जिन पे इस महीने में काम हुआ। तो इन 1500 यूनिट्स पे इस महीने में जितना काम हुआ वो ये है। मटेरियल के कॉलम में 450 और कन्वर्जन में 600। पहले मैंने यहां एक लाइन लिखी हुई थी कंप्लीटेड, अब मैं इसको दो में तोड़ रहा हूं, ओपनिंग और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। इन एंड आउट भी लिख सकते हैं, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। ये कितने यूनिट्स हैं जो आए और बन गए? इनपुट कितना था इस महीने? इनपुट कितना था? 9000। क्लोजिंग कितने बच गए? तो 9 में से 8 फिर पार हो गए ना, तो ये 8000। अच्छा 8000 कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? 9 जो इन हुए माइनस क्लोजिंग, लेकिन ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है? आपने करना है आउटपुट माइनस ओपनिंग। आपने ऐसे करना, आपने इनपुट माइनस क्लोजिंग नहीं करना, क्योंकि आगे चल के जब लॉसेज आएंगे ना और न्यू मटेरियल आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ओपनिंग कितना आउटपुट है?
कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं? कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं? आउटपुट कितना था इस सवाल में? फिर वही गलती कर रहे हो। इसका कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट कितना था? अभी तो वेटेड एवरेज में किया है। कितने यूनिट्स थे? 9,500। 9,500 माइनस 9,500 माइनस 1,500 कितना रह गया? ये ऐसे बना है 8। 9 माइनस 1 करके 8 नहीं बनाना, 9500 माइनस 1,500 करके 8 बनाना। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड आपने आउटपुट माइनस ओपनिंग करके लिखना, और ये इसी महीने आए और मुकम्मल होके चले गए 100%। क्लोजिंग की लाइन ऐसी ही रहेगी जैसी वेटेड एवरेज में थी। फर्क क्या पड़ा? जो कंप्लीटेड की लाइन थी उसको 2 में तोड़ दिया। अब देखें कितना आता है इनका सम। इधर अच्छा, लॉजिकली फिर देख लें, ये 4.5 लाख किन पे खर्च हुआ हुआ है? 1,500 के 30% पे, ये आ गया। 8,000 पे पूरा, ये आ गया। 1,000 के 80% पे, ये आ गया। तो जब ये खर्च इन पे हुआ है तो डिनोमिनेटर में भी यही होने चाहिए। 750 1,500 का 40 पे खर्च हुआ है, ये आ गया। 8,000 पे पूरा खर्च हुआ है, ये 8 आ गया। 1,000 पे 75%, ये 750 आ गया। तो इसलिए इसका डिनोमिनेटर ये। कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग हो जाएगी करंट पीरियड कॉस्ट, यूनिट्स में 9250 9350। कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी 48.65 80.21। ये कॉस्ट पर यूनिट और ईपी दोबारा देख लें। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन थोड़ा सा और गहरा है। ये ईपी और कॉस्ट पर यूनिट को खत्म करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ देख लें।
हाँ जी, नोटेड। नहीं नहीं, कर लो। चलो ठीक है, फिर समझो। इधर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन समझते हैं। ये जो कॉस्ट पर यूनिट निकली है, इसमें न्यूमिनेटर क्या रखा है? करंट पीरियड कॉस्ट। यानी ये वो रेट्स निकले हैं जो इस महीने में चल रहे थे। यानी इस महीने मटेरियल जितने का आ रहा था, इस महीने लेबर को जितने पैसे दे रहे थे, इस महीने जितने यूटिलिटीज के बिल थे, ये जो पर यूनिट कॉस्ट निकली हुई है, ये इस महीने में होने वाले खर्चों के हिसाब से निकली हुई है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के जो 1000 यूनिट्स हैं, उन पे किस महीने में खर्चा हुआ है? इसी महीने में। तो ये इन पे लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। लगा देते हैं 48.65 और 80.21। पहले का 38920, 6015.8 99। दोबारा सुनिए, ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये इसी महीने ही में आए और इसी महीने में ही इन पे खर्च हुआ। तो ये इसी महीने ही के रेट्स, इसी महीने के टैरिफ हैं ये, तो ये इन पे लगने चाहिए। लगा दिए। कंप्लीटेड यूनिट्स कितने? कंप्लीटेड यूनिट्स आउटपुट कितना है इस महीने का? 9500। ये 9500 जो हैं, ये सारे के सारे इसी महीने आए थे और इसी महीने इन पे खर्चा होना शुरू हुआ और इसी महीने कंप्लीट हो गए? नहीं, इनमें से 1500 ने अपना सफर पिछले महीने से शुरू किया हुआ था। इन्होंने अपना सफर पिछले महीने से शुरू किया हुआ था और इस महीने में उन पे और खर्च हुआ। 9000 में से 9500 में से 1500 ऐसे हैं जिन पे कुछ खर्चा पिछले महीने हो चुका था, बाकी इस महीने हुआ और ये कंप्लीट होके बाहर चले गए। और जो 8000 हैं, ये क्या है? इसी महीने आए और इसी महीने कंप्लीट हो गए। तो इन 8000 पे तो ये लगा सकते हैं ना, क्योंकि ये इसी महीने में होने वाले खर्चों का रिजल्ट है। तो इस 8 पे तो ये लगा सकते हैं, लेकिन इस 1500 के 2 टुकड़े होंगे। इन पे कुछ कॉस्ट पहले आ चुकी हुई थी और कुछ इस महीने मजीद आई। अब इसको मैं ये सारा यहां एक्सप्लेन करता हूं। तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ये 4-5 लाइनों में लिखा जाता है। कैसे? पहले एक हिस्सा आएगा ओपनिंग का, ये जो ओपनिंग, जो पिछले महीने इन पे काम शुरू हुआ था, इस महीने हो गए कंप्लीट। जब ये इस महीने कंप्लीट होके आउट हुए तो इनकी कॉस्ट वो लिखनी है ना। यहां मैंने कल क्रिकेट की मिसाल दी थी, दोबारा बताता हूं। टेस्ट मैच डे 1 एंड हुआ तो एक बैट्समैन था, चले अजहर अली था। टेस्ट मैच डे 1 एंड हुआ, अजहर अली एंड पे 40 पे नॉट आउट था। डे 1 एंड हुआ और डे 1 की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या थी कि अजहर अली 40 पे बैटिंग कर रहा है। डे 2 में उसने 70 और बनाया और आउट हो गया। दोबारा सुने, डे 1 जब एंड हुआ स्टंप्स पे तो अजहर अली 40 पे बैटिंग कर रहा था, नॉट आउट था। अगले दिन
डे 2 में उसने 70 रन और बनाए और आउट हो गया। जब डे 2 का स्कोर कार्ड बनेगा तो उसमें अजहर अली के सामने 70 आ रहा होगा, फिर 110 आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि पिछले दिन उसने 40 किया हुआ था, इस दिन मजीद 70 किया तो वो टोटल 110 करके आउट हुआ। ये मिसाल समझ आई? तो इसी तरह से हम ओपनिंग, ये इसको आप समझ लें, ये लाल रंग का अजहर अली लिखा हुआ मैंने, हम ये कहेंगे कि पिछला दिन जब था तो ये 40 कर चुका हुआ था, तो पिछले महीने में इन पे कितनी कॉस्ट लग चुकी हुई थी, दी हुई है कितनी, इसको कह देते हैं बीडी। पिछले महीने इन पे कितना कितना खर्चा हो चुका हुआ था, मटेरियल का 70,000 और कन्वर्जन का 1 लाख। तो इन पे 1,70,000 तो पिछले महीने में लग चुका हुआ था। अजहर अली पिछले दिन 40 रन कर चुका हुआ था, इस दिन में उसने मजीद कितने रन किए, 70, और इन यूनिट्स पे इतना खर्चा पिछले महीने हो चुका था, इस महीने में उन पे मजीद कितना खर्चा हुआ, वो तो ये रेट लगा सकते हैं ना। तो वो जो मजीद खर्चा हुआ, मटेरियल का और खर्चा हुआ कि नहीं? हाँ, क्या लिखूं यूनिट्स? 450 इंटू 48.65। कन्वर्जन का और खर्चा हुआ 600 इंटू 80.2। तो 40 रन उसने कल किए हुए थे, 70 रन उसने और किए, तो टोटल वो 110 करके गया। 40 इंटू 48.65, 450 इंटू 48.65, 21893, 600 इंटू 80.21, 48126। तो 40 रन उसने कल बनाए थे, 70 रन और बना के गया, तो आउट होते हुए टोटल कितना लेके गया वो? 110, यानी इन सब का ऐड 240,019। तो जो इस महीने में 9500 यूनिट्स कंप्लीट हुए, उनमें से 1500 का ये हिसाब है, और बाकी 8000 का हिसाब स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। कितने थे? 8000। इन पे तो ये रेट्स लगा सकते हैं ना, 48.65 प्लस 80.21। वन 030,880। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स हो गए 1,270,899। ये FIFO मेथड का स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन है। हाँ जी, समझ आई बात? ठीक। कब शुरू की थी हमने रिकॉर्डिंग? कब शुरू की थी? 1 घंटा 5 मिनट हो। ठीक। इसको नोट करें, और अभी FIFO मैं चाह रहा हूँ क्लोज करके जाऊँ, क्लास खत्म करूँ। अभी इसको नोट करने के बाद आप जो इससे पिछला सवाल था जो कल क्लास में किया था, अब आप वो FIFO से करिए।
जो कल इससे पहले सवाल क्लास में किया था, ये तो होमवर्क दिया था ना, इससे पहले कल एक क्लास में भी सवाल कराया था मैंने, उसको 5 से करें अभी। इसको कर लें, नोट कर रहे हैं तो फिर उसको 5 से करें, बाकी भी करें शाबाश। ये आपने करना है तो मैंने सोल्यूशन बताना है, वरना बाकी लोग तो पॉज करके भी।
हाँ जी, डन। जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स थे? 2000। मटेरियल इन पे पूरा लग चुका हुआ था, तो अब तो कुछ नहीं होगा ना, इस महीने में तो कुछ नहीं होगा। यहां पर हमने वो लिखना है जो ओपनिंग पे इस महीने में काम हुआ। ये मटेरियल के एतबार से पिछले महीने ही मुकम्मल हो चुका था, इस महीने मजीद खर्चा हुआ इस पे नहीं। कन्वर्जन कितने % हो चुका था? 60%। हो चुका था, तो अब 40 और होगा, 40 यहाँ होगा। आउटपुट कितना है इस सवाल में? पक्की बात है? 19,000। 19,000 माइनस कितना लिखूं? 17,000। और ये दोनों कॉलम्स में 17 ही आएगा। क्लोजिंग कितना? 3,000। इस 3,000 पे इस महीने में मटेरियल तो पूरा लग चुका है, कन्वर्जन कितनी लगी हुई है? 70%, 2100। तो ये बन गया 20 और ये बन गया 1 कॉस्ट पर यूनिट में सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट आएगी कितनी? 240,000 और 360,000। डिनोमिनेटर में आएंगे 20,000 और 19,900। कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी 12 और 18.09। क्लोजिंग के ऊपर यही वाले रेट लग जाएंगे, 3,000 इंटू 12 और 2100 इंटू 18.09। 36,000 98 73। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का बीडी बैलेंस कितना था? बीडी बैलेंस यानी जो पिछले महीने खर्च हो चुका हुआ था, जो यहां लिखा करते थे। 40,000 और 70,000। ये तो पिछले साल में नहीं था। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 1,10,000। मटेरियल पे इस महीने मजीद खर्चा नहीं हुआ, कन्वर्जन पे हुआ 800 इंटू 18.09, 14,472। तो ये ओपनिंग 1,24,472 और जो स्टार्टेड कंप्लीटेड थे यानी कि 17,000, उन पे 12 प्लस 18.09, $511
तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स हो गई 6363002। ये FIFO मेथड। आपका आज का होमवर्क यही है कि इन्हीं सवालों को दोबारा ट्राई करिएगा, क्योंकि अगली क्लास में फिर मैं लॉसेस लाने लगा हूँ, इनमें मैं लॉसेस मिक्स कर दूंगा, तो इसलिए आप इसी को दोबारा देख लीजिएगा। शुक्र पे बात कर रहा था मैं। अबू दाऊद में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं। जो लोगों को शुक्रिया नहीं कह सकता ना, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। लोग जरिया तो बन ही रहे हैं ना। हम अगर कहें कि जी देना तो अल्लाह नहीं था, तो लोग जरिया तो बहरहाल बने हैं ना। अगर मेरी किसी ने मदद की है तो अल्लाह ने मुझ तक वो पहुंचाना था, लेकिन किसी ने कुर्बानी दी है तो मुझ तक पहुंचा, तो उसका तो शुक्रिया करना बनता है। तो जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं हो सकता, फिर वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। तो लोगों का शुक्रगुजार बनना सीखें। हमें जो भी हमें कोई भी फैसिलिटी दे रहा है, कोई भी हमें, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, जो बेशक पैसे लेके सर्विसेज दे रहे हैं, मोटरसाइकिल वाला बाइक ठीक करके दे रहा है, दुकान दही वाला दही बेच रहा है, आदत रखें इस बात की कि हर इंसान का शुक्रगुजार हो, और शुक्रगुजार हो के उससे अच्छे अखलाक से शुक्रिया भी कह दें, जज़ाकल्लाह कह दें। अखलाक अच्छा होगा, मोहब्बत बढ़ेगी। जैसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे पानी की बोतल होती है, वो मैं कभी रिफ़िल करवाई है अक्सर, तो जो वहाँ का सेल्समैन है, जब वो बोतल उठा के मेरी गाड़ी में रखता है तो मैं उसको मुस्कुरा के शुक्रिया कह देता हूँ। अब वो मुलाजिम है और मैं कहूँ कि तुम्हारा काम था ये करना, तो उससे खराबियां ही बनेगी। लेकिन अगर उसने बेशक अपना काम किया, गाड़ी में बोतल रख दी, मैं उसको मुस्कुरा के शुक्रिया कह दूंगा तो अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। अब इससे शुक्रिया की आदत बनेगी, और जो लोगों का शुक्रिया करता है फिर वो अल्लाह का भी शुक्रिया करने वाला बन जाता है। तो हदीस दोबारा बता रहा हूँ, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।